अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के दौरे के मौके पर पंढरपुर मंदिर में की पूजा। शोलापुर के सरकर्दा लीडर भागीरथ भालके समेत कई कायदीन बीआरएस पार्टी में शामिल। अब वक्त आ गया है मुल्क की बेहतरी के लिए एक और आजादी की जिद्दोजहद की जाए। शोलापुर जलसे से बीआरएस सरबराह केसीआर का खिताब। बीआरएस किसानों की टीम है। केसीआर ने कहा, इंतखाबात में जब आवाम की जीत होगी तब से भारत बदलने का सिलसिला शुरू होगा। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में पार्टी के कौमी और तेलंगाना कायदीन ने की शिरकत। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से कहा, आइंदा इलेक्शन कांग्रेस अकेले लड़ेगी। मीटिंग में सीएम केसीआर की बदउनवानियों और मरकज की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अवाम तक ले जाने से मुताल्लिक की गई बात। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अपने महाराष्ट्र के दौरे के मौके पर पंढरपुर जाकर श्री विट्ठल रुक्मिणी देवी मंदिर में बतौर नजराना रेशमी मलबूसात पेश किए और खुसूसी पूजा में शिरकत की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने सीएम केसीआर के गले में तुलसी माला पहनाई और आशीर्वाद से नवाजा। इस दौरान तेलंगाना के अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा, अरकान असेंबली, महाराष्ट्र बीआरएस कायदीन और दीगर मौजूद थे। बीआरएस पार्टी ने महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के सरकोली गांव में एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया। बीआरएस पार्टी सरबराह व तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस जलसे आम में शिरकत की। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। इस मौके पर शोलापुर जिले के सरकर्दा लीडर भागीरथ भालके और दीगर छोटे बड़े कायदीन की बड़ी तादाद ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सीएम केसीआर ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। साहब, मेरे पिताजी भी आखिरी सांस तक क्या कमाया, तो उन्होंने साहब ये आखिरी, ये आपको दिख रही है जनता, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद कमाया है। और उनके आशीर्वाद के तौर पे पिछली 2 साल से मैं इधर लड़ रहा हूं, क्योंकि पिताजी के गुजर जाने के बाद जिन पार्टियों के ऊपर, जिन नेताओं के ऊपर मैंने विश्वास रखा, जब पिताजी के गुजर जाने के बाद मेरे परिवार पे, मेरे चुनाव क्षेत्र में उन्होंने ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने मुकर के सभी जगह पे मुझे उस टाइम कोई भी उधर मदद नहीं करने के, जो ये इन लोगों ने, इन नेता के, क्योंकि उनके मन में मन ही नहीं है सर। इसलिए आप जैसे किसानों के नेता के पीछे ये महाराष्ट्र का किसान पूरी ताकत से एकजुट होकर वज्रमुठ करके आपके साथ खड़ा होगा, इसमें मेरे मन में कोई भी चिंता नहीं है। आणि म्हणून साहेब, आपल्या आशीर्वादाची गरज आहे। बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने आज मंगल को शोलापुर जिले के सरकोली गांव में मुनक्किदा बीआरएस के जलसे से खिताब किया। सबसे पहले उन्होंने इस मीटिंग में उनका बेमिसाल इस्तकबाल करने के लिए भागीरथ भालके का शुक्रिया अदा किया। बाद अपनी तकरीर जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बरसों बाद भी मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आई और अब वक्त आ गया है कि मुल्क की बेहतरी के लिए एक और आज़ादी की जिद्दोजहद की जाए। महाराष्ट्र राज्य के बीआरएस किसान विभाग के अध्यक्ष श्री मानिकराव कदम जी, हमारे सीनियर नेता श्री शंकरअण्णा दोंडगे जी, आपके लोकप्रिय नेता, आपके दिल जीतने वाला नौजवान ताकतवर नेता भागीरथ भालके जी। आवाज कम आई है। ये भगीरथ है, आगे चल के पूरे चंद्रबाग का पानी मंगलवाड़ में लाने वाले हैं। इनके नाम ही भगीरथ है। मंच पर उपस्थित नेतागण, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों और माओं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। इन दिनों
मैं एक प्रार्थना सबसे पहले आपसे करूंगा। मेरे जो भी शब्द है आपके सामने, आप सुन के यहीं मत भूल जाइए। अपने गांव जाके जरूर अपने मित्र और अपने फैमिली में चर्चा कीजिए, अपने गांव में चर्चा कीजिए। इतना मेरा प्रार्थना है। इन दिनों एक बात मुझे बहुत सताता है, मैं हर सभा में कह रहा हूं महाराष्ट्र में, कि आज हमारे देश के लक्ष्य क्या है, भारत का लक्ष्य क्या है। देश का कोई लक्ष्य है या बिना लक्ष्य के हम गुमराह हो गए, हम भटक रहे हैं अंधेरे के रास्तों में। क्या हो रहा है इस देश में, एक बार प्रति भारतीय को इस बारे में सोचने की बहुत सख्त समय आ चुका है। ये वक्त है उस समय का। आजादी का जंग एक वक्त था, जिन कुर्बानियों के फल हमको मिला, लेकिन आज एक और आजादी की जंग लड़ना चाहिए। उस प्रकार का ही एक नया उमंग से, एक नया सवेरे का दिशा में पूरे भारत को चलना चाहिए क्रांति के मार्ग पर। महाराष्ट्र दौरे पर गए तेलंगाना के सीएम केसीआर ने तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस हमें बीजेपी की और बीजेपी हमें कांग्रेस की टीम करार देती है, जबकि बीआरएस किसानों, दलितों, माइनॉरिटीज और पसमानदा तबकात की टीम है। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता, अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है इतने सारे पार्टियों में, इतनी घबराहट क्यों है, हड़बड़ी क्यों है, इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए। 4 महीने ही हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है। कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है, हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं। हम अगर टीम है, जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिए, सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं, बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है। आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन। परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है। बीआरएस सरबराह केसीआर ने तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र की आवाम से कहा कि महाराष्ट्र में बीआरएस की सरकार लाओ तो यहाँ भी फलाही स्कीमात शुरू की जाएंगी और सरकार का नहीं बल्कि नेताओं का दिवाला निकलेगा और दिवाली किसानों की होगी। इसके अलावा भी कई लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हमारे पास है, वो सब किए जा सकते हैं। कोई गरीब शादी करता है, 1 लाख रुपए दे देते हैं हम लोग। विद्यार्थी बाहर जाना चाहते हैं, 20 लाख रुपए का स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग जो बाहर देशों में पढ़ने के लिए। ऐसे कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो दिव्यांग लोग हैं, देश में कोई राज्य नहीं देता, सिर्फ तेलंगाना एक ही राज्य है 3000 के ऊपर देता था। तेलंगाना दशाब्दी उत्सव में मैंने अभी अनाउंस किया, उनको 4000 मिलेगा पर महीने। यहाँ पे पेंशन क्या मिलता है? मेरे ख्याल से कोई 600 रुपए मिलता है। तेलंगाना में हम 2000 रुपए पेंशन देते हैं। मैं महाराष्ट्र वासियों को, जो पेंशनदार है, उनको खुलकर कहता हूं, महाराष्ट्र में बीआरएस का सरकार लाओ, पूरे किसान के काम भी हो जाएंगे और वेलफेयर मेजर्स भी, आपको पेंशन 2000 मिलेगा, बाज़ाब्ता मिलेगा, किसी का दिवाला नहीं निकलेगा, बिल्कुल बाज़ाब्ता आराम से दे सकते हैं। अगर महाराष्ट्र वो कर दे तो महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकलेगा। हाँ, जरूर निकलेगा दिवाला। निवाला निकलेगा नेताओं का और दिवाली होगा किसानों का। भारत के इंतखाबात में जब से अवाम की जीत का सिलसिला शुरू होगा, तब से भारत बदलने का सिलसिला भी शुरू होगा। ये बात तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने शोलापुर के जलसे से खिताब के दौरान कही। किसान भाइयों, हम जब तक एकत्रित ना हो, हमारा समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। बड़ा दुख होता है, इतने धनवान महाराष्ट्र राज्य में किसान का आत्महत्या रोज का 8 का, 7 का, 9 का, 10 का आंकड़ा में जाता है।
क्या यही हमारा किस्मत है किसानों का? एक ही समाधान सब साफ कर सकता है, एक ही हमारा, अगर हम प्रतिज्ञा ले ले सारे किसान। दिल्ली में वाक़ AICC के दफ्तर में मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में आइंदा 120 दिनों के बाद तेलंगाना में होने वाले इंतखाबात की हिकमत अमली तैयार करने के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, मानिकराव ठाकरे, रेवंत रेड्डी, जाना रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, शब्बीर अली, वी हनुमंतराव, जग्गा रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। बाद मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना रियासती कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा कि आज की मीटिंग को तेलंगाना इंतखाबात के हदफ के तौर पर मुनक़्क़िद किया गया था। उन्होंने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात बताई। खड़गे जी कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी और वेणुगोपाल जी, इन्होंने सभी तेलंगाना के नेताओं के साथ चुनाव के लिए किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए, इसके लिए सभी नेताओं के साथ डिस्कस किया। 1-to-1 सभी की जो भी सजेशन थे वो सभी सजेशन उन्होंने सभी के बहुत सारा वक्त देकर सुने हैं और उसी के आधार पे हम चुनाव जो प्रोग्राम है, जो आगे ले जाने की बात है, जो इश्यूज़ है, तेलंगाना की जो स्थिति है, उसके ऊपर फोकस करने के लिए उनके सजेशन हमें मिले हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि तेलंगाना की सरकार के खिलाफ जो जनता में नाराज़गी है, जो वायदे तेलंगाना सरकार ने चुनाव के वक्त किए थे, कोई वायदा उन्होंने नहीं निभाया है। लगातार सरकार बनने के बाद खुद के फैमिली के लिए, खुद के लिए जो तेलंगाना की जनता का पैसा है वो पूरी तरह लुटाया जा रहा है। अपने पार्टी का, अपने खुद का, अपने फैमिली के लिए, तो तेलंगाना की जनता नाराज है। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़ियादत में हुई मीटिंग, जिसमें कौमी और तेलंगाना कायदीन ने शिरकत की थी, के बाद TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस मीटिंग में CM KCR की बदउनवानियों और मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अवाम तक ले जाने के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया गया और मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर कायदीन ने इस सिलसिले में ज़रूरी हिदायत भी दी। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और इसे जीतने के लिए हिकमत अमली से काम लिया जाएगा। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि कर्नाटक में इख्तियार की गई हिकमत अमली को तेलंगाना में नाफिज किया जाएगा और कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी बड़ी कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा इलेक्शन कांग्रेस अकेले लड़ेगी। అదేవిధంగా ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులైన ఓబీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనారిటీకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఆయా అంశాలను కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని ముందుకు వెళ్లాలని కూడా ఈ అంశాల మీద పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగింది. ప్రధానంగా 10 సంవత్సరాల చంద్రశేఖరరావు గారి పాలనలో అవినీతి పెట్టరేగిపోయింది. అవినీతి ఆకాశానికి పెరిగితే అభివృద్ధి పాతాళంలో ఉంది అన్న విషయము ఈ సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. అందుకే కేసీఆర్ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క సంక్షేమము, అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ కార్యాచరణను తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళబోతుందో ఈ అంశాలకు సంబంధించి స్థూలంగా చర్చించుకున్నాం. భవిష్యత్ కార్యాచరణను తీసుకొని ముందుకు వెళ్తాం. ముఖ్యమైన నాయకులందరం కలిసికట్టుగా టీఆర్ఎస్ను గద్దెదించడానికి పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధులమై ఈ ఎన్నికల పోరాట కార్యాచరణను చర్చించుకోవడం జరిగింది. తెలంగాణ ఎన్నికల
కార్యాచరణ మొదలైంది. ఈ సన్నాహక సమావేశం ద్వారా తెలంగాణలో ఉండే కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులకు ప్రజలకు స్పష్టంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల కార్యాచరణను ప్రారంభించింది. దానికి సంబంధించి మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు, కేసీ వేణుగోపాల్ గారు వాళ్ళ అనుభవాలను, వాళ్ళ సూచనలను, వాళ్ళ సలహాలను మాకు ఇచ్చిండ్రు. కర్ణాటకలో ఏ ఫార్ములాతోని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందో అలాంటి పదునైన కార్యాచరణను తీసుకొని ప్రజలకు వెళ్ళాలి. కర్ణాటక గెలుపులో పాటించిన కొన్ని మౌలిక సూత్రాలను తెలంగాణలో పాటించి తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చి ప్రజా సంక్షేమం కోసం, తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు వెళ్లాలని ఈ సమావేశంలో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने कुरुमागुड़ा डिवीजन में जारी सीसी रोड के कामों और फिर रैन बाजार डिवीजन में जारी बल्दी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर्स, ओहदेदार और दीगर मजलिसी सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। राज्यसभा के साबिक रुकन सोलीपेट रामचंद्र रेड्डी का आज मंगल को हैदराबाद में बंजारा हिल्स में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर देहांत हो गया। वो 92 बरस के थे और उम्र से मुतालिक सेहत के मसाइल में मुब्तला थे। उनके देहांत की खबर के साथ ही सियासी कायदीन और उनके रिश्तेदार उनका आखिरी दीदार करने पहुंचे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रामचंद्र रेड्डी के देहांत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। केसीआर ने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार भी किया। उन्होंने सिद्दीपेट के साथ साथ तेलंगाना के अवाम के लिए मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए रामचंद्र रेड्डी की खिदमात को याद किया और खिराज पेश किया। कापरा तहसीलदार के नामुनासिब रिमार्क्स के खिलाफ जवाहर नगर के सहाफ़ियों ने मेडचल मलकाजगिरी कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज किया। इस एहतजाज में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी सहाफ़ियों ने तहसीलदार के तबसीरों की शदीद मजम्मत की और फौरी गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया, जिस पर एडिशनल कलेक्टर ने इस मामले की मुकम्मल जांच करने और मुनासिब कार्रवाई का तयख्खुन दिया। నమస్కారం, నా పేరు సత్యనారాయణ. నేను నేత్రం దినపత్రికలో పనిచేస్తున్నా. గత 10 సంవత్సరాల నుండి కూడా నేను జర్నలిస్టులో కొనసాగుతున్నాను. నా విధి నిర్వహణలో భాగంగా నాకు ప్రజల నుండి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు వారికి నా చూసినప్పటికీ జవహర్ నగర్లో అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి నా దృష్టికి వచ్చింది. నా విధి నిర్వహణలో భాగంగా నేను వార్తను ప్రచురించిన. అది ఎంఆర్ఓ 45 గతంలో కూడా 3 వార్తలు వరుసగా వేసిన. నేను ఎస్టీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు కబ్జాకు గురవుతుంది దీని అని ఒక రాసిన. రెండోసారి కూడా ఏంటంటే ఎస్టీ కమిటీ వాళ్ళు మళ్ళీ కబ్జాకు గురైంది, రూమ్ నిర్మాణం జరిగింది కూడా ఆమె దృష్టికి తీసుకుపోయినా. అప్పటికి 2 సార్లు కూడా ఆమె నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి దాని మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంతో మూడోసారి ఏంటంటే తహసీల్దార్ అనిత నిర్లక్ష్యం వల్లనే భూ కబ్జాలకు పాల్పడుతున్నాయని వార్తను ప్రచురించిన. ఆ ప్రచురించిన వార్తకు నేను వేసినప్పుడు నాకు ఆమె ఫోన్ చేసి ఏం రాసినవురా, ఏం రాస్తున్నావు, నీకేం తెలుసు అని ఏకవచనంతో అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తూ అవమానకరమైన రీతిలో కోర్టులో ఉంది కదా మేడం అంటే కోర్టు ఏంది గీటేంది అనేది ఒకటి, ఇంకొకటి ప్రభుత్వ భూములు కబ్జా అయితే నువ్వెవడు నీకు చెప్పానా అని దుష్పలక్షలు ఆడింది. నా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయి. నా ఫోటో ఎందుకు వేసినావు అని అడుగుతుంది. ఆమె ఒక ప్రభుత్వ అధికారి ఫోటో నీకు నాకు హక్కు లేదా? निर्मल जिले के कांग्रेस लीडर के श्रीहरि राव ने इल्जाम लगाया है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने आज निर्मल जिला हेडक्वार्टर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौरान होने वाले हर स्कैंडल में बीजेपी लीडरों का रोल था।
టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్ని అవినీతి స్కామ్లలో భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకి సంబంధం ఉంది. లేనట్టయితే ఏ కేంద్ర మంత్రి వచ్చినా, బండి సంజయ్ గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులైనా, కేసీఆర్ను జైలు పంపిస్తాం, కేటీఆర్ను జైలు పంపిస్తాం, కవితను జైలు పంపిస్తాం, ఇంకోళ్ళని జైలు పంపిస్తాం. ఏది ఎక్కడికైనా మీ ఈడీలు, మీ ఐటీలు, మీ సిబిఐలు ఇవన్నీ ఆపు మనీషే సిసోడియాను లోపలించడానికో, ఎన్సీపీ రౌత్ గారిని లోపలించడానికో, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు డీకే శివకుమార్ గారిని లోపలించడానికో పనిచేస్తాయి తప్ప మరి ఇక్కడ మీరు ఆరోపణలు ఏదైతే చేస్తున్నారో దానికి అనుగుణంగా ఏ ఒక్కరి మీద జైలు వేసిన పాపన వేయగా, ఏ ఒక్కరి మీద ప్రాపర్ ఎంక్వైరీ చేసిన పాపన వేయగా భారతీయ జనతా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ యొక్క సంబంధం చేసే ముందు దానితో ఆలోచించుకోవాలని ఆయన హెచ్చరిక కూడా చేస్తాం. ఏ విషయం వచ్చినా తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీ రైతులను ఎండగడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్రభాగం నిలబడి పోరాటం చేస్తుందని చెప్పి ఎలాంటి శిక్షలు లేకుండా, ఎలాంటి కాంప్రమైజ్ లేకుండా. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరితో సంబంధాలు ఉన్నాయి. స్ట్రేట్గా ఫైట్ చేసే పార్టీ ఈ దేశంలో ఏదైనా ఉంది అంటే భారతీయ జనతా పార్టీని నువ్వా నేనా అని ఎదుర్కొనే పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే ఈ భారతదేశంలో కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీ అని చెప్పి సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ कांग्रेस लीडर व सीनियर वकील मल्ला रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी दफ्तर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस का स्टीयरिंग सीएम केसीआर के हाथ में नहीं है, बल्कि बीआरएस और एमआईएम का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है. టీఆర్ఎస్ ఎంఐఎం ఈ రెండు పార్టీలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒకటే అని చెప్పేసి విమర్శించడం జరిగింది. మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, మీరు ఒక విషయం గ్రహించాలి. మొన్నటి వరకు మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు బీజేపీని మతతత్వ పార్టీ అని, బీజేపీ టీఆర్ఎస్ రెండు ఒకటేనని చెప్పేసి, బీజేపీకి టీఆర్ఎస్ బీ టీమ్ అని చెప్పేసి విమర్శించిన మీరు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఆర్ఎస్ ఒకటే అని చెప్పేసి మాట్లాడడం సరైనది కాదు. మీరు ఒక విషయం గ్రహించాలి. మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కాంగ్రెస్ పార్టీని బలహీనపరచడానికి, ప్రతిపక్షాల ఓట్లన్నింటినీ బీజేపీ గవర్నమెంట్ మీద ఉన్నటువంటి వ్యతిరేక ఓట్లను చీల్చడానికి, ఆ ఓట్లు కాంగ్రెస్కు పడకుండా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీని దాన్ని జాతీయ పార్టీగా చేయడం జరిగింది తప్ప అంతకంటే వేరే ఏం లేదనేటటువంటి విషయాన్ని మహేష్ రెడ్డి గారు మీరు గ్రహించాలి. కేవలం బీజేపీ పార్టీ గ్రాఫ్ పెరుగుతున్నదని చెప్పేసి బీజేపీ పార్టీలో జాయిన్ అయినటువంటి మీరు గతంలో చాలా సమావేశాలలో మీరు బీజేపీని ఎంఐఎం పార్టీని విమర్శించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక సెక్యులర్ పార్టీ అని, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంత గొప్ప పార్టీ లేదని చెప్పేసి మీరు చెప్పడం జరిగింది. మీరు భవిష్యత్తులో ఇంకెప్పుడైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద ఏమైనా విమర్శలు చేస్తే గతంలో మీరు మాట్లాడిన మాటలన్నీ వీడియోలు, మీరు ప్రెస్ మీట్లో ఇచ్చినటువంటి ప్రెస్ మీట్లను ఒక బుక్ ప్రింట్ చేసి మీకు పంపించడం జరుగుతుంది. మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం మానేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ఒకవేళ మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని కానీ కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని కానీ విమర్శిస్తే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు మీకు ఏ విధంగా బుద్ధి చెప్పాలో ఆ విధంగా బుద్ధి చెప్తారు. ईद उल अजहा के पेश नज़र निर्मल के शहर भैंसा में पुलिस की जानिब से पीस कमेटी मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें तमाम मजहब के रहनुमाओं के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत करते हुए बकरीद के मौके पर पुरअमन तरीके से ईद मनाने के मुतालिक तबादला ख्याल किया. तमाम तारीफ तौसीफ बड़ाई किबरियाई उसी वादहुल्ला शरीक के लिए है जिसके कब्जे में हम सब की जान है. ये पीस मीटिंग निजामाबाद एसीपी साहब और हमारे टाउन सदर डिस्ट्रिक्ट सदर शकील भाई, खुद्दूस भाई, नवीद भाई, रियाज कारपोरेटर और रफ़ी और तमाम पुलिस अहदेदार पीस मीटिंग लगाए. ये पीस मीटिंग एक 8-10 दिन पहले होना था, क्योंकि जानवर पूरे ट्रांसफर हो गए. आते खुद बहुत तकलीफ हुई, कई फ़ोन्स आए और मैं भी एसीपी साहब को, CIF साहब को, लोगों को फ़ोन करा. अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जानवर तकरीबन निजामाबाद आ गए. तो हमारे मुसलमान भाइयों हिंदुओं को कॉपरेट कर रहे, तो हिंदुआ भी हमारे लिए कॉपरेट करे तो कोई तनाज़ा नहीं रहेगा, हर एक आसानी से गुजरेगी. मेरी हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि भाई शर को न को फैलाओ, खैर का मामला करो. हम जैसा आपके ईदों में कॉपरेट कर रहे हैं, आप हमारी ईदों में कॉपरेट करो. हिंदुस्तान का दस्तूर हर हिंदुस्तानी को आज़ादी है, हर
इंसान को आज़ादी है, हर मजहब वाले को आज़ादी है कि उन्हें खुशियाँ इससे मनाए। मेरे को जो वक्त दिया गया बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आदिलाबाद म्यूनसिपल दफ्तर में ईद उल अजहा से मुताल्लिक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, सदर तंजीमुल आइम्मा व मौज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, वन टाउन CI सत्यानारायण के अलावा मसाजिद इंतज़ामिया व आइम्मा हज़रात ने शिरकत की। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि कुर्बानी के अमल को शरीयत के दायरे में रह कर अंजाम दिया जाए ताकि इससे किसी को परेशानी ना हो और अमन व अमान की फ़िज़ा में ईद उल अजहा की खुशियाँ दोबाला हो जाए। अगर शरपसंद अनासिर कुर्बानी के अमल में रुकावट डालने की कोशिश करें तो डायल 100 के जरिए फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए। इसके अलावा ज़हीर रमज़ानी ने कुर्बानी के अय्याम में साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखने की आवाम से अपील की और बल्दिया की जानिब से किए जा रहे इक़दाम की तफसीलात बताई। जो हम हर साल किया करते हैं, हमको इसके अंदर ना ही किसी को दिली तकलीफ देना है, ना ही जो है सो ऐसा कोई मसला पैदा करना है कि जिससे सामने वाले को तकलीफ हो। हम जहाँ तक हो सके, अभी मौलाना ने बताया कि इस्लाम, मज़हब इस्लाम एक ऐसा यानी कि तमाम मज़ाहिब के लोगों के मज़हब का एहतराम करते हुए आगे जाने की हमको हिदायत देता है। तो इसके लिए हम तमाम लोगों से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी हम काट रहे तो वो काटने के मसले को आपको जो ये अभी जो थैले और जो भी दिया जा रहा है तो थैले में डालिए। आप मेहरबानी करके उसको कहीं बाहर आने मत दीजिए। बाहर अगर कहीं आता है तो जाहिर बात है कि हमारे दूसरे भी जो है सो मज़हब के लोग जो है सो हमारे भाई लोग जाते आते हैं, उनके लिए जो है सो ऐसा कुछ नागवारा गुजरे के तकलीफ हो उन्हें। तो इसलिए मैं ख़ास करके गुजारिश कर रहा हूँ कि ये आज जो मीटिंग लगाने का मकसद है कि हम तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि CM KCR साहब हर मज़हब के लोग को लेकर जो तो चल रहे हैं। आज उनके 9 साल तकमील हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा कोई मामला नहीं हुआ कि कहीं फसाद हुआ, कहीं ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमको ये आज जो मीटिंग का जो मकसद है कि कुछ 2-4 महीने बचे हुए हैं, कुछ अनासिर हैं जो अपने आदिलाबाद के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए मैं आज आदिलाबाद के आप जितने भी यहाँ पर हमारे उलमाए दीन है और मस्जिद के सदर और मुतमीन हैं, सबसे मेरी गुजारिश है और भी हमारे भाई है उनसे ये गुजारिश है कि शहर की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है, क्योंकि आप और हम मिलकर जो है तो शहर को आप तक जिस अमन से हम यहाँ तक आए हैं उसी तरीके से आगे लेके जाना है। लेकिन ये कब होगा कि हम अपने आप को जो सो ये सोचना है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ। हर वो यानी कि आदिलाबाद का हर वो शहरी इस चीज़ का जिम्मेदार है कि मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ। ऐसा नहीं है कि ज़हीर भाई वाइस चेयरमैन है, फलाने MLA साहब है, कमिश्नर मैडम है, इन्होंने जिम्मेदार है। नहीं, जिम्मेदार हर वो शख्स है आदिलाबाद शहर का, क्योंकि शहर हमारा है और हम यहाँ रहने वाले हैं। तो हमारे शहर को हमको जो तो देखना है। अब जैसा कि हमारे मौलाना बताए कि आदिलाबाद RTC के रीजनल मैनेजर जानी रेड्डी ने कहा कि खून के अतिया से बड़ा कोई अतिया नहीं है। उन्होंने बताया कि RTC के MD VC सज्जनार की हिदायत के मुताबिक आज मंगल को आदिलाबाद बस डिपो में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर RM ने खुद खून का अतिया दिया और कैंप का आगाज किया। इस दौरान कई मुलाजिमीन और अमले ने रजाकाराना तौर पर अपने खून का अतिया दिया। అన్ని ఆర్టీసీ డిపోల్లో కూడా ఈ రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో గతంలో కూడా సత్యనారాయణ గారి ఆదేశాల మేరకు మనం ఇలాంటి రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశాం. సో ఆర్టీసీ సిబ్బంది అందరూ కూడా దీంట్లో చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది, రక్తదానం చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి వ్యక్తి కూడా రక్తదానం చేయడం మూలంగా ఒక ముగ్గురి ప్రాణాన్ని కాపాడే అవకాశం ఉంటుందనేది ఎండి గారి ఉద్దేశం. ఆయన ఆదేశాల మేరకు మరి అన్ని డిపోల్లో కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో మరి ఆర్టీసీ సిబ్బందితో పాటు మరి ఇక్కడ కాలేజీ విద్యార్థులు కూడా వచ్చారు. అదేవిధంగా ఎయిర్ బస్సు డ్రైవర్స్, ఓనర్స్ ఇంకా చాలామంది పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ రక్తదానం చేస్తున్నటువంటి సిబ్బందికి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, సో ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో మరింత మంది పార్టిసిపేట్ చేసి యాక్సిడెంట్స్లో అక్కడెక్కడ మొత్తం ఎవరికైతే అవసరమవుతుందో వాళ్ళకి
ఉపయోగపడేట్లయితే వాళ్ళ ప్రాణాలు రక్షించిన వాళ్ళు అవుతారు కాబట్టి సో వాళ్ళందరికీ కూడా हैदराबाद के बोराबंडा सुल्तान नगर इलाके में एक शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि मिराज अली और फातिमा गुज़िश्ता कुछ अरसे से लड़ रहे थे और आज भी उनके दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके दौरान शौहर मिराज अली ने अपनी बीवी फातिमा के सर पर पत्थर और लोहे की रॉड से वार करते हुए उसका कत्ल कर दिया। मुकामी लोगों से मामले की इत्तला मिलने के बाद मुतालिका पुलिस ने वहां पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हमारी बहन है भैया छोटी, वो घर पे अलग रहती, हम बाजू में रहते भैया, पीछे गली में, तो सुकून से करते खाते भैया। अब क्या मालूम हमारे बहन को मार दिए उन्होंने। कई को मारे? क्या क्या लड़ाई थी दोनों में? हमें ना मालूम है भैया, हम अपने घर पर उनसे कहा हमें ना पता है। मतलब वजह क्या थी अम्मा मारने की? कुछ भी नहीं हमें पता है भैया की वजह क्या रहा। हमारी बहन कल गई रही घर पे, लेकिन कुछ भी नहीं बताई। उनको कितने बच्चे हैं? 3। कब हुआ ये? कब हुआ? शाम में रात में कब हुआ हमें यह भी नहीं पता है। हम अपने घर पे रहे। किराए से रहते हैं? वो पीछे गली में मंदिर का नहीं इन्हों किराए से रहते हैं? हाँ, इन्हों किराए से रहते भैया। ये दोनों में पहले लड़ाई होती रहती थी क्या? नहीं, अब हम यहाँ हम गाँव जब से हैदराबाद बुला लिए गाँव से, जब से कुछ भी नहीं भैया। कहाँ काम कर? चिकन काटत है, बकरा काटत है। आपको कैसा मालूम हुआ था? बच्चा बड़ा वाला बच्चा घर पे गवा बताई थी खाला हमें, वो गानों से हमारे अम्मी कहीं हमारा अबू मार डारी नहीं। और वहाँ से हम दौड़ के आए भैया 7 बजे सवेरे। तो क्या आदमी भाग गया, बोगदा से मारी, सिर्फ बोगदा से। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम केसीआर ने महाराष्ट्र के दौरे के मौके पर पंढरपुर मंदिर में की पूजा। शोलापुर के सरकर्दा लीडर भागीरथ भालके समेत कई कायदीन बीआरएस पार्टी में शामिल। अब वक्त आ गया है मुल्क की बेहतरी के लिए एक और आजादी की जिद्दोजहद की जाए। शोलापुर जलसे से बीआरएस सरबराह केसीआर का खिताब। बीआरएस किसानों की टीम है। केसीआर ने कहा, इंतखाबात में जब अवाम की जीत होगी तब से भारत बदलने का सिलसिला शुरू होगा। दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस इलेक्शन स्ट्रैटेजी कमेटी की मीटिंग। एआईसीसी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में पार्टी के कौमी और तेलंगाना कायदीन ने की शिरकत। रेवंत रेड्डी ने मीडिया से कहा, आइंदा इलेक्शन कांग्रेस अकेले लड़ेगी। मीटिंग में सीएम केसीआर की बदउनवानियों और मरकज की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को अवाम तक ले जाने से मुताल्लिक की गई बात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।